नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रमाणित तैयारी करते हैं और इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपके सभी के सिलेबस में निर्धारित है, वह हम इस बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। इस बुक को पढ़ने से लाभ यह है कि न केवल राम स्वरूप चतुर्वेदी जी बल्कि हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण रचनाकारों का क्रमबद्ध और अन्य लेखकों के उनके संबंध में जो विचार हैं, जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, उन सब का एक ही जगह हमें पूरा विवरण मिल जाता है। तो आज का हमारा जो प्रकरण रहेगा वह रहेगा रहीम। कबीर पढ़ चुके कबीर पढ़ा हमने, जायसी पढ़ा, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, सब पढ़ने के बाद आज हमारी कक्षा का टॉपिक रहेगा रहीम। इसके बाद लगभग थोड़ा सा कुछ और फिर उसके बाद भक्ति काल समाप्त है। फिर हम इस बुक के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आधुनिक काल है उसमें प्रवेश करेंगे। आधुनिक काल भक्ति काल के बाद थोड़ा सा रीति काल आएगा। थोड़ा सा ऐसे तात्पर्य जितने इस बुक के पृष्ठ हैं उसमें आधुनिक काल को सर्वाधिक वेटेज दिया है, बाकी चीजें थोड़ी हैं और ये जरूरी भी है क्योंकि शुक्ल ने आदि काल, भक्ति काल और रीति काल पर इतना लिख दिया है कि किसी और के लिखने की गुंजाइश उन्होंने छोड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये आधुनिक काल आपका बहुत इसमें अच्छे से दिया है और इसीलिए मैं इस पुस्तक को पूरा करवा रही हूँ, क्योंकि आधुनिक काल जब आप इस बुक से पढ़ लेंगे फिर आपको कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। तो बने रहिएगा। ठीक है, जो नए विद्यार्थी हैं उनको क्या करना है कि प्लेलिस्ट, जैसे आज आपके पास पहली बार ये वीडियो पहुंचा, कुछ बच्चे देखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, वो नहीं करना है। प्लेलिस्ट में जाइए, पुस्तक को शुरू से पढ़िएगा। इसी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ना भी मन करे तो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करके जाएं यदि इस चैनल पे आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, रहीम को देखते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी रहीम के विषय में क्या लिखते हैं? भक्ति काल का वैविध्य कई दृष्टियों से रहीम के कृतित्व से पूरा होता है। मुसलमान और उस पर भी तत्कालीन शासन के अंग होकर वे हिंदू देवताओं की स्तुति गान करते हैं। किनके? अकबर। भक्ति काल का समय अकबर। तो अकबर के समय थे, आपने जोधा अकबर देखा होगा सीरियल, तो उसमें भी रहीमदास छोटे से हैं ना, बस वही सलमा बेगम के पुत्र हैं ये। शाही दरबार के मान्य सदस्य होते हुए सूफी संतों भक्तों की कोटि से अपने को जोड़ते हैं। शाही दरबार के सदस्य हैं अर्थात भौतिकता के आवरण से युक्त हैं, लेकिन उसके बाद भी सूफी संतों और भक्तों की कोटि से अपने को जोड़ते हैं। इतनी संपदा जिसके पास हो, जो मनचाहा खर्च कर सके, जो दरबार की नर्तकियों के साथ भी विहार कर सकता, कुछ भी कर सकता था और प्रिय थे ये अकबर के, लेकिन उसके बावजूद उस सब भौतिकता को छोड़कर आध्यात्म की तरफ ये गए और इसीलिए इनके परलोक गमन के इतने सालों बाद ये अमर हैं हिंदी साहित्य में। तो ये अमरता सबको नहीं मिलती, इसके लिए त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है, और रहीम ने वो दिया है। जो सब कुछ कमाने के लिए व्यक्ति स्वार्थ पर उतर आता है, जाने क्या क्या दुष्कर्म अपने जीवन में करता है, वो सब रहीम को उपलब्ध थे, लेकिन रहीम ने उन सबको त्याग करके जो मार्ग चुना, तो आज हम इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने काव्य में 3 काव्य भाषाओं का स्वतंत्र प्रयोग किया है। देखिए, मैं पेंसिल लेके नहीं बैठ पाई हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं बाद में हाईलाइट कर लूंगी, आप करिए इसको। हिंदी, संस्कृत और फारसी। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रहीम की काव्य भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है, तो हिंदी, संस्कृत, फारसी या कुछ एक नाम अन्य दे देगा, तो हिंदी है, संस्कृत है और फारसी, तीनों हैं। फारसी तो उस समय की दरबारी भाषा थी, हिंदी में इनकी रचनाएं हम पढ़ते ही हैं, इसलिए 2 तो क्लियर हो गई। संस्कृत में भी इन्होंने लिखा है। और फिर हिंदी काव्य भाषा के अंतर्गत वे उसके 3 महत्वपूर्ण आधारों का प्रयोग करते हैं। कौन सा? ब्रज, अवधि और खड़ी। इसके अतिरिक्त नीति, श्रृंगार और भक्ति के 3 लोक प्रचलित विषयों में उन्होंने अपने को व्यक्त किया है। श्रृंगारिक काव्य तो लिखा ही, भक्ति काव्य भी लिखा और नीति काव्य भी लिखा। नीति पूछा जाता है ना, इनमें से कौन नीति उपदेशक कवि नहीं है? रहीम हैं, गिरधर हैं, वृंद हैं
भक्ति काल में। इनके अलावा जो ऑप्शन हो उस पर आप टिक कर दें। अच्छा, दीनदयाल गिरी भी नीति वाले हैं जिन्होंने नीति से संबंधित लिखा है। ठीक है, तो 3 भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, फारसी। हिंदी के तीनों अंग कौन से प्रचलित थे? अवधी, खड़ी और ब्रजभाषा। उस समय इतना खड़ी बोली का प्रचलन नहीं था, पर इन्होंने लिखा है, ये अच्छी बात है ना, विद्वता। अच्छा, उसके अलावा तीनों रूप कौन कौन से? नीति, श्रृंगार और भक्ति। अब भक्ति काल के कवि हैं तो भक्ति में तो लिखेंगे, लेकिन श्रृंगार भी लिखा और नीति भी लिखी। हिंदू मुसलमानों के समरस होते जातीय जीवन के वे प्रतिनिधि कवि हैं। मुझे पेंसिल लेके आनी है, 1 सेकंड रुकिएगा आप, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं तो पेपर में क्या पूछा जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमने सीखा क्या। ये 20-25 मिनट जो आप मुझे दे रहे हैं या अपनी तैयारी को दे रहे हैं या इस पुस्तक को दे रहे हैं, इसमें आपने क्या सीखा, ये अच्छी बात है ना। तो मैं आपको ये वादा करती हूँ कि आप अगर मेरे साथ मैं आपके साथ यदि पढ़ लेती हूँ तो फिर आप नहीं भूलोगे, है ना। तो ये आपको हाईलाइट करना है, हिंदी, संस्कृत। ओहो, अरे भैया आज तो कुछ मिलने का नहीं है, थोड़ा बहुत मिल जाए तो मेरी गुड़िया उसको हाइलाइटर से तो पेंटिंग कर देती है ना, हाइलाइटर चलेगा नहीं। चलिए, हम और आपको तो चलना है, तो हिंदी, संस्कृत, फारसी ये वाला और ये वाला पैराग्राफ अच्छे से आप समझिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं अगर कोई ढंग से इससे प्रश्न बनाए। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुसलमानों के समरस होते जातीय जीवन के रहीम प्रतिनिधि कवि हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं? दोबारा बोल रही हूँ, प्रश्न जो बनेगा, हिंदी मुसलमानों के समरस होते जातीय जीवन के रहीम प्रतिनिधि कवि हैं। किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने किस कवि के विषय में कहा है कि हिंदू मुसलमानों के समरस होते जातीय जीवन के वे प्रतिनिधि कवि हैं? तो उत्तर होगा रहीम। आगे बढ़ते हैं। दोहे जैसे छोटे छंद को चुनकर, जिनकी भी संख्या कुछ बहुत नहीं है, रहीम ने मनुष्य जीवन के वैविध्य को कैसे करके समेटा है, यह इसी रूप में समझा जा सकता है। अपनी भक्ति निष्ठा और श्रृंगार चेष्टा के बीच उनका कृतित्व भक्ति और रीति के संधि बिंदु पर है। संधि बिंदु भक्ति काल का अंत और रीति काल का प्रारंभ। वैसे इसके प्रथम जो है ना वो केशवदास हैं, ठीक, लेकिन ये है इनके काव्य में जो देखने को मिलता है तो ये आपको रहीम के काव्य में देखने को मिलेगा, है ना। मैं आपको केशवदास हैं क्या बोलेंगे उसको, वर्षों के हिसाब से यानी कालक्रम के अनुसार, और काव्य के हिसाब से रहीम हो गए। आगे देखते हैं। रहीम के दोहे सूक्ति शैली में रचे गए हैं। अब सूक्ति शैली क्यों? नीति व जैसे सूक्ति आप जब संस्कृत में कोई मोटिवेशन वाली बात होती है तो उसको सूक्ति कहते हैं ना, प्रेरणादायक वाक्य को। तो सूक्ति शैली में रचे गए हैं। जो परंपरा, देखिए यहाँ आगे लिखा है, जो परंपरा संस्कृत काल से चली आ रही थी। इस मुक्तक परिपाटी में मानव जीवन के सूक्ष्म और चतुर पर्यवेक्षण को विशेष रूप से व्यक्त किया गया है। रहीम में बहुत बार इस सूक्ति को मर्मस्पर्शिता भक्ति के संस्कार से मिली है और तब वह कविता से एक रूप हुई है। अन्यथा सूक्ति को कविता संकोच के साथ ही माना जाता रहा है। सूक्ति अलग होती है, ठीक है, सूक्तियां अलग होती है। कविता में सूक्ति मतलब कम विद्वान मानते हैं कि सूक्ति भी कविता हो सकती है। इस संदर्भ में कवि की यह उत्प्रेक्षा दृष्टव्य है। उत्प्रेक्षा यानी उत्प्रेक्षा अलंकार का यह उदाहरण है। थोड़ा सा पुस्तक को हिलडुल ज़्यादा रही है, इसे सेट कर लेते हैं ना, क्योंकि जल्दबाजी में वीडियो बना रहे हैं। एक तो श्रावण मास है, यह कावड़ यात्राएं आती हैं तो खूब डीजे बजता है, अच्छी बात है, बजना चाहिए, लेकिन उसमें वीडियो बनाने में दिक्कत आती है। और अब वीडियो बनाने बैठी हूँ मैं तो पता नहीं किसने ड्रिल मशीन चला दी। खैर, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करते हैं। आवाज़ को थोड़ा सा और तेज करते हैं, मेरे स्पीकर को तेज कर लेती हूँ, ये गले वाला जो स्पीकर है ना इसे। चलिए पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको। धूरी धरत नित शीस पे, कहु रहीम के ही काज, जेहि रज मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। रहीम का काव्य मुख्यतः सूक्ति काव्य है, जहाँ भाषा का सीधा और उपकरणात्मक प्रयोग होता है, सर्जनात्मक उतना नहीं। उपकरणात्मक यानी जैसे आप किसी कार्य को करने कैसे करते हैं, किसी उपकरण के माध्यम से, तो भाषा उनके लिए उपकरण की तरह है, सर्जन नया कुछ नहीं हो रहा।
सूक्ति है, आपने बात कही और किसी उदाहरण द्वारा या जो पुरानी चली आती परंपरा में कोई कहानी है या उसका आपने संदर्भ दे दिया, भाषा को उपकरण की तरह यूज कर लिया। नया कुछ नहीं है, नया नहीं है ना। जे ही रज मुन पत्नी तरी, कौन? अहिल्या, मुनि पत्नी अहिल्या तरी थी ना भगवान के पैरों की धूल से। सो ढूंढत गजराज, वही जो है गजराज उनको ढूंढ रहा है, नहीं हाथी उसको ढूंढ रहा है। चलिए, नीति के तो प्राय सभी दोहों में दूसरी पंक्ति दृष्टांत के तौर पर आती है। ये मैंने पढ़ा नहीं था, अब आपको बता दिया, लेकिन अगली पंक्ति में स्वयं चतुर्वेदी जी ने के लिए दृष्टांत होता है पुरानी बात से, पुराने किसी प्रचलित बात से या तथ्य से अपनी बात को सिद्ध करना या साबित करना। ठीक है, ये दृष्टांत अलंकार होता है। तो दृष्टांत और बिंब में मौलिक और गुणात्मक अंतर होता है। चलिए, अब मैं कुछ नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये लिखा हुआ है। दृष्टांत पहले कही गई बात के स्पष्टीकरण का साधन होता है, पर बिंब में उसका विधान बात से अवेद रहता है। बिंब दृष्टांत की तरह साधन ना होकर साधन और स्वाध्य स्वयं ही है। उदाहरण के लिए इस दोहे को लिया जा सकता है। जो रहीम मन हाथ है, मन सा कहूँ कीन जाही, मन सा कहूँ किन जाही, जल में ज्यों छाया परी, काया भी जत नाही। जल में यदि परछाई आपको दिख जाए तो इस आपका शरीर थोड़ी गीला हो जाता है। जो रहीम मन हाथ है, मन सा कहूँ किन जाही, आपका मन अगर आपके हाथ में है तो मन सा कहूँ किन जाही, किसी प्रकार से इधर उधर नहीं भटक सकता। और यह ऊपर वाली तो मेरी पढ़ी हुई नहीं है, नीचे वाली का बता देती हूँ। दूसरी पंक्ति में जो पर्यवेक्षण है उसमें बिंब रचना के लिए कच्चा माल तो है, पर वस्तुतः वह दृष्टांत के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वह अर्थ के स्पष्टीकरण का साधन है, स्वयं अर्थ साक्षात्कार का रूप नहीं। हाँ, तो ये क्लियर है, इसीलिए उसका इससे मेल नहीं बैठ रहा। इसीलिए उसका विधान अलंकार का है जो अलग चमकता है, बिंब होने पर भी भाषा की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ इन्होंने दृष्टांत यूज किया है, ऊपर वाले के साथ इतना इसका वो तालमेल बैठ नहीं पा रहा। उर्दू कविता में भी भाषा का सीधा रूप प्रयुक्त होता है, पर वहाँ व्यंजना बिंब के सहारे भले विकसित ना होती हो, हल्के मुहावरों के माध्यम से बनती है। सूक्ति काव्य की सफलता कवि के पर्यवेक्षण को नपे तुले शब्दों में समेट लेने में है। भाषा का इससे दक्ष प्रयोग वहाँ अपेक्षित नहीं, वहाँ तो नीति वचन सीधे ही कह दिया गया है, उसे व्यंजित करने की जरूरत भी नहीं है, केवल दृष्टांत से संपुष्ट करना पर्याप्त है, और यही रहीम ने किया भी है। इस दृष्टि से उर्दू कविता में भाषा का सीधा प्रयोग सूक्ति काव्य के भाषा प्रयोग से अलग है। एक दृष्टि से सूक्ति काव्य की काव्य भाषा की बहुत सीमित क्षमता अपेक्षित है, वहां महत्व पर्यवेक्षण का है और उसे नीति वचन के रूप में कथित करने का। सूक्ति काव्य की सरलता मानव जीवन के सीधे पर पैने पर्यवेक्षण में सहायता देती है। जीवन के विविध संघर्षों द्वंद्वों की स्थितियों को रहीम ने कम लिया है, इसीलिए उनकी सूक्ति शैली सीधा भाषिक विधान और नीति सिद्धांत का कथ्य परस्पर बहुत अनुकूल है। रहीम की ही शब्दावली में उनके दोहे में सुई की विनम्र वेदकता है, तलवार की तीव्र आक्रामकता नहीं। रहीमन देखे बड़न को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। बड़ों को देखकर जो आपके पास छोटा है ना, उसको डाल नहीं देना चाहिए, फेंक नहीं देना चाहिए, है ना, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। सुई में बहुत कम लोहा है, तलवार में बहुत ज़्यादा लोहा है, लेकिन तलवार सुई का काम नहीं कर सकती। तो जीवन में हर छोटी और बड़ी चीज़ की अपनी उपयोगिता है, ठीक है ना। किसी की बड़ी कोठी देखकर अपनी झोंपड़ी हमें नहीं त्याग देनी चाहिए, ऐसा कबीर ने भी कहा है। कुल मिलाकर रहीम के कृतित्व में नीति के दोहों और श्रृंगार के वर्वे दोनों में, अब देखिए रहीम का आप यहीं से लगा लीजिए, नीति शतक है उसमें दोहे, और इनका एक बरवे नायिका भेद भी ग्रंथ है। बरवे नायिका भेद इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, लिख लीजिएगा आप, वैसे आगे होगा इसमें, नहीं है तो लिख लीजिएगा। बरवे नायिका भेद श्रृंगार रस से संबंधित इनका ग्रंथ है, जिसमें बरवे छंद में, उसमें नाम में ही है बरवे, तो बरवे छंद में लिखा हुआ है। दोनों में पर्यवेक्षण का सरल यद्यपि पैना रूप है, पर अनुभव की संश्लिष्टता और जटिलता नहीं, जिसका चित्रण कवि के लिए अभिष्ट भी नहीं था, क्योंकि उन्हें नीति के दोहे जो लिखना था वो सीधे ही लिखा जा रहा था। जैसा संकेत किया गया है, हिंदी काव्य भाषा के तीनों महत्वपूर्ण आधार और ब्रज, अवधि और खड़ी का
उपयोग रहीम करते हैं। उनके कृतित्व का प्रधान और प्रसिद्ध अंश दोहे ब्रज भाषा में है, वर्वे अवधि में लिखे हैं और मदनाष्टक खड़ी बोली में। भैया मदनाष्टक इनका फेमस ग्रंथ है, बार बार पूछा जाता है। नीति शतक लिखा है किसमें? ब्रज भाषा में। बरवे नाय का भेद किसमें लिखा है? अवधि में। और मदनाष्टक खड़ी बोली में। प्रश्न आपका तैयार हो रहे हैं, बस आप ध्यान रखिएगा। इस दृष्टि से आज अनेक कवियों की तुलना में रहीम अधिक हिंदी कवि हैं। हिंदी काव्य भाषा के आधारों में से बरवे के लिए अवधि को चुनकर कवि ने काव्य भाषा और छंद की अंतः प्रकृति के सामंजस्य को खूब बारीकी से समझा है। बरवे हिंदी का छोटा छंद है और उसके विधान में कई स्थलों पर मात्रिक दृष्टि से लघु गुरु का क्रम बहुत अनुकूल पड़ता है, विशेषतः पहले और तीसरे चरण में। इधर अवधि में संज्ञा के तीनों रूपों लघु दीर्घ दीर्घतर में से दीर्घ रूप अधिक प्रचलित है। कैसे? घोड़ा, गुड़वा, घड़ौना, तो गुड़वा ज्यादा प्रसिद्ध है। रहीम के बरवे नाय का भेद के ध्वन्यात्मक कोमलता और सरसता बढ़ाने में धनिकवा, उरोजवा, करेजवा, डगरिया, निर्लजवा जैसे दीर्घ शब्द प्रयोगों का गुणात्मक योगदान है। अगर आपसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि उरोजवा, करेजवा, डगरिया, निगजवा, धनिकवा ये किसके काव्य में अधिक देखने को मिलता है? रूप अवधि भाषा के शब्द हैं, ठीक है। यहाँ तक कि परिवार, विरोध और अपराध जैसे तत्समों में भी रहीम ने वा प्रत्यय लगा दिया है। इस दीर्घ संज्ञा रूपों के न होने के कारण ब्रज भाषा में बरवे छंद का निखार संभव नहीं हो पाता, इसीलिए अवधि को चुना। एक कुशल कवि के रूप में रहीम ने अपनी हिंदी काव्य भाषा के विविध आधारों में विवेक करते समय छंद और भाषा की लय में संगति पर पूरा ध्यान दिया है। तो ये रहीम दास के विषय में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की जो अपनी जो शोध है उनका, तो वो उन्होंने प्रस्तुत किया है, मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। अब करना क्या है कि हम एक क्लास में एक टॉपिक लेते हैं। 16 मिनट की आपकी क्लास हो गई, आज तो बातें भी बहुत सारी हो गई, तो कुल मिला के छोटा टॉपिक था, लेकिन प्रश्न अगर बनाता है परीक्षक तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट निकल सकते हैं। सुन लीजिएगा ध्यान से 1 से 2 बार, एक बार आप सुन लीजिएगा, फिर 10-15 दिन बाद फिर इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके साथ ही जो नए विद्यार्थी हैं बता दूं, इस चैनल का दूसरा भाग भी है, हिंदी बुकशाला चैनल। सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे हिंदी बुकशाला और हिंदी नेटशाला। हिंदी से आप चाहे 12th कर रहे हो, चाहे BA कर रहे हो, MA कर रहे हो, नेट दे रहे हो, TGT दे रहे हो, PGT दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, और किसी भी राज्य से दे रहे हो, सेट दे रहे हो, स्लैट दे रहे हो, कोई भी यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा दे रहे हो, दोनों चैनल्स पे पर्याप्त विषय सामग्री आपके लिए उपलब्ध है। करना कुछ नहीं है, कोई फीस आपको नहीं देनी है, केवल प्लेलिस्ट चेक करनी है और आपको लगता है कि हाँ कुछ किताबें अच्छी इस चैनल पे, इन दोनों चैनल्स की प्लेलिस्ट में हैं, तो कृपया करके मित्रों को शेयर कर दिया करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि नए विद्यार्थी कौन से जुड़ रहे हैं और किस परीक्षा की तैयारी के लिए आप जुड़ रहे हैं। मिलती हूँ पुनः, किस राज्य से हैं आप, मिलती हूँ पुनः आपसे हिंदी बुकशाला चैनल पर। और हाँ जी, कुछ किताबें आपके लिए मैंने मंगा ली हैं, तो वो किताबों का पार्सल आ गया है, इसका भी वीडियो आपको शाम तक मैं रेडी कर दूंगी कि कौन सी बुक मंगाई हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे मेरा पार्सल देखकर, तो ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगी शाम को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।